सभी को नमस्ते। मेरा नाम रवि आर्य है और आप सबों का शास्त्रार्थ बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था, जहाँ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ा था। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एंजियोस्पर्म क्या होता है, उसके बारे में, यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वो क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, उनके अंदर क्या-क्या पार्ट्स होते हैं। फिर फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था। फिर फ्लावर के अंदर एक टिपिकल फ्लावर में बात किया जाए तो टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कैलिक्स था, कोरोला था, एंड्रोसियम था और गाइनोसियम था। साथ में थैलेमस और पेडिसल भी पढ़ा था। हॉर्न के बारे में भी पढ़ा था। और फिर हम लोगों ने स्टार्ट करी थी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि स्टैमेन है हमारी, या फिर एंड्रोसियम बोल सकते हैं, उसके बारे में। एक टिपिकल स्टैमेन के अंदर क्या-क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एंथर होता है और फिलामेंट होता है। एंथर जो कि मेन पार्ट होता है स्टैमेन का, और फिलामेंट कनेक्टिव पार्ट होता है, जो कनेक्ट करता है एंथर वाले हिस्से को थैलेमस वाले हिस्से के साथ। फिर एंथर के अंदर क्या-क्या सिचुएशंस होती है, जैसे कि एंथर कैसे होते हैं, तो बायलॉब्ड एंथर होते हैं, डायथेकस कंडीशन में होते हैं। उसके बाद फिर टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं, मतलब कि उनके हर थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। इस प्रकार से टोटल 4 थीका होते हैं इनिशियली में, तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं। और इसी कंडीशन को 4 माइक्रोस्पोरेंजिया वाले कंडीशन को टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन बोलते हैं। फिर हम लोगों ने स्टार्ट करी थी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के अंदर हम लोगों ने एंथर के अंदर जो वॉल लेयर्स होते हैं, बेसिकली आउटर टू इनर, वो वॉल लेयर जो प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर पॉलन सैक को प्रोटेक्ट करते हैं। इन तीनों के बारे में आपको बता दिया, ये तीनों जो हैं एक ही स्ट्रक्चर है। फिर उसके अंदर अलग-अलग वॉल लेयर को डिटेल में पढ़ा, जैसे कि सबसे ऊपर एपिडर्मिस था, फिर एंडोथीसियम था, फिर मिडिल लेयर था, फिर टैपेटम था। चारों लेयर्स को हम लोगों ने सेपरेटली स्टडी करी थी। किसकी क्या खासियत होती है, क्या कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एपिडर्मिस की क्या कैरेक्टर्स होती है, मिडिल लेयर की क्या कैरेक्टर होती है, एंडोथीसियम की क्या कैरेक्टर होती है, और टैपेटम कितने प्रकार के होते हैं, टैपेटम की क्या कैरेक्टर होती है। टैपेटम डीजनरेट होने से पहले कौन से बॉडीज़ रिलीज़ करते हैं, जिनको उबिस बॉडीज़ कहा था, वो भी देखा था हम लोगों ने, उबिस बॉडी जिसके अंदर स्पोरोपोलिनिन होता है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, ठीक है? जैसे माइक्रोस्पोर्स जो है वो कैसे बनते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स वो स्ट्रक्चर है जो मैच्योर होने के बाद पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं, ये हमें पता है। तो चलिए आज की इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। अब इसमें अगेन हम लोग, अब माइक्रोस्पोर्स बनते कहाँ हैं, सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा। तो माइक्रोस्पोर्स कहाँ बनते हैं, एक स्टैमेन के अंदर बनते हैं, ठीक है? स्टैमेन में भी किस हिस्से में, जो एंथर वाला हिस्सा होता है, उस वाले हिस्से के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अब हम लोग टिपिकल एंथर के अंदर जो वॉल लेयर्स होते हैं, वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एंथर की डेवलपमेंट किस प्रकार होती है। तो यहाँ कुछ डायग्राम्स हैं, जो कि ब्यूटीफुल से डायग्राम्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और टोटल 6। तो इस प्रकार से डायग्राम है, पहले, दूसरे, तीसरे, इसके बाद फिर यहाँ चौथे डायग्राम से, फिर 5वें और छठे। शुरुआती अवस्था में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो एंड्रोसियम वाला हिस्सा है, या जो स्टैमेन वाला हिस्सा है, वो कैसे ओरिजिनेट करता है। ओरिजिनेट करने के वक़्त उसके अंदर क्या-क्या लेयर्स और क्या-क्या सेल्स होती है, सबसे पहले डायग्राम के अंदर। उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन जब होता है,
उस लेयर के अंदर, उस सेल्स के अंदर या फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर, तो फिर क्या बनते हैं? इसके अंदर फिर हम लोग पढ़ेंगे जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है? आर्कीस्पोरियल सेल्स के अंदर डिवीज़न कैसे होता है? जैसे 2 प्रकार की डिवीज़न होती है, एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होती है, एक एंटीक्लाइनल डिवीज़न होती है। तो फिर वो डिवीज़न किस प्रकार से इन आर्कीस्पोरियल सेल्स के अंदर होती है? फिर आर्कीस्पोरियल सेल्स कैसे आगे चल के डिवाइड करके जो लेयर्स हैं, वॉल लेयर वो कैसे बनाते हैं और स्पोरोजेनस टिश्यू वो कैसे बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको कोरिलेट कर देता हूँ। ये जो डायग्राम है ये किसकी है? स्टैमेन की इनिशियल जब जैसे मान के चलिए ये क्या है? ये थैलेमस है। अब थैलेमस के ऊपर यहाँ से स्टैमेन अब यहाँ से स्टैमेन ग्रो करना स्टार्ट होगा। अब स्टैमेन जब ग्रो करेगा तो एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करेगा, ठीक है? उसी तरह जैसे कि एक कोई बड जैसा निकलता है ना, बट बड तो नहीं है, आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ निकलेंगे। अब इसको हमने क्या करा कि यहाँ से ट्रांसवर्स सेक्शन कर लिया। क्योंकि ये पार्ट स्टेम से ही अराइज़ हो रहे हैं। स्टेम से कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो थैलेमस है वो क्या है? मॉडिफाइड सूट है ना? मॉडिफाइड सूट है, मॉडिफाइड कंप्रेस्ड सूट है। जहाँ नॉर्मल स्टेम कैसे होते हैं? इस प्रकार होते हैं, जहाँ नोड्स और इंटरनोड्स के बीच क्या होता है? ज़्यादा डिस्टेंस होता है। बट थैलेमस के अंदर क्या होता है? नोड्स और इंटरनोड्स बिल्कुल क्लोज़ली प्रेज़ेंट होते हैं इस प्रकार से। तो मॉडिफाइड होते हैं, कंप्रेस्ड सूट होते हैं। अब सूट से निकलने वाले क्या होते हैं? यहाँ जो इस मेन स्टेम से उससे क्या निकलता है? या तो लीफ निकलता है या ब्रांचेज़ निकलते हैं। लीफ निकलेंगे या फिर ब्रांचेज़ दोनों के कंडीशन में हमको जो कॉमन बातें देखने को मिलेगी जैसे यहाँ आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर निकला मैंने इसको काट दिया। काटने के बाद अगर देखेंगे तो एक तो बाहरी लेयर दिखेगा वो क्या होगा एपिडर्मिस का और अंदर का जो ये ग्राउंड पार्ट दिखेगा ग्राउंड वाले पार्ट के अंदर क्या मिलेगा हमको कोई ना कोई सेल्स मिलेगा नॉर्मली कैसे सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ठीक है मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स जो क्या करते हैं रैपिडली डिवाइड करते हैं और लेंथ को इंक्रीज करते हैं या प्राइमरी ग्रोथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं अब सिमिलर चूंकि यहाँ लीफ निकल रहे हैं या ब्रांचेस निकल रहे हैं मेन स्टेम में बट यहाँ क्या हो गई वो मॉडिफाई होगी थैलेमस तो यहाँ लीफ और ब्रांचेस तो नहीं निकलेंगे बट वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं उनको छोड़कर जो और रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो निकलेंगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट कहने का मतलब फ्लावर के पार्ट, ठीक है? फ्लावर, फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फ्लावर के पार्ट तो फ्लावर का ही पार्ट जो क्या होता है? स्टैमेन होता है। तो स्टैमेन का भी अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो इसी प्रकार से दिखेगा। अब आगे का जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा-सा अगेन अलग होगा, ठीक है? क्योंकि इसको आगे चल के क्या बनाना है? माइक्रोस्पोर्स बनाना है। तो माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए इसके अंदर जो आंतरिक संरचना होनी चाहिए, इंटरनल स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए, वो थोड़ी-सी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है? अब हम लोग पहले डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है ये, बिल्कुल साधारण सी चीज़ है। फर्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। फर्स्ट डायग्राम में हमको 2 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। एक तो आउटर की कवरिंग दिख रही है जो कि पूरी कंटीन्यूअस कवरिंग है। और अंदर कुछ सेल्स फील्ड दिख रहे हैं या फिर टिश्यूज़ फील्ड दिख रहे हैं। आउटर कवरिंग को बोलते हैं एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस की लेयर एनिमल्स में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है। जैसे हमारी स्किन है, स्किन जो है इसको क्या बोलते हैं एपिडर्मल लेयर बोलते हैं या एपिडर्मिस बोलते हैं। तो उसी प्रकार प्लांट्स के अंदर भी होता है। बट जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है वो दोनों में होता है प्लस जो इंटरनल केमिकल डिफरेंसेस है वो भी दोनों में होता है। अब नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो जो टिश्यू या सेल्स फील्ड स्ट्रक्चर है, ये सेल्स बेसिकली क्या हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो रैपिडली डिवाइड करते हैं, ठीक है? रैपिडली डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इलॉन्गेशन में मदद करते हैं, ठीक है? जैसे अ, शूट इलॉन्गेशन की बात करें या रूट इलॉन्गेशन की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही वहाँ इन्वॉल्व होते हैं। यही वो सेल्स हैं जो आगे चल के अलग-अलग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट के अंदर जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये भी क्या है टिश्यूज़ हैं।
या फिर जैसे जाइलम और फ्लोएम की बात करें, तो वो भी यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं आगे चल के बनाते हैं। सेकंड डायग्राम में चलते हैं, सेकंड डायग्राम में अगेन आउटर मोस्ट कवरिंग दिख रही है, वो क्या हो जाएगी एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस की लेयर हर जगह प्रेज़ेंट है, ठीक है? अंदर क्या हो रहा है, अंदर डिफरेंसेस आ रहा है, इस चीज़ को समझना है। एपिडर्मिस पे अब ध्यान नहीं देना है हमको। एपिडर्मिस से रिलेटेड एक और पॉइंट, एपिडर्मिस क्या होता है, आर्की स्पोरियल ओरिजिन का नहीं होता है, ठीक है? अब आर्की स्पोरियल ओरिजिन क्या होता है, ये समझते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल्स बोलते हैं। आर्की स्पोरियल सेल्स क्या होते हैं? हाइपोडर्मिस के रीजन में, ठीक है? एपिडर्मिस कहाँ होता है? ऊपर। एपिडर्मिस के नीचे वाला रीजन को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के रीजन में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि कॉर्नर पे प्रेज़ेंट होते हैं, वो इनलार्ज कर जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं साइज़ में। उनके अंदर का साइटोप्लाज़्म डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है। ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्की स्पोरियल सेल्स, ठीक है? So, archisporial cells are a group of cells which forms at the corner in the hypodermal region below the epidermis. Have special characters like they have dense cytoplasm and prominent nucleus. ठीक है। अब जैसे यहाँ हमको दिख रहा है 4 सेल्स दिख रहे हैं। एक सेल्स यहाँ दिख रहा है, दूसरा सेल्स यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। यही सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल। और कहाँ देखिए, एक इस कॉर्नर पे है, एक इस कॉर्नर पे है, एक इस कॉर्नर पे है और एक इस, तो चारों कॉर्नर पे है। हाइपोडर्मल रीजन में है, देखिए एपिडर्मिस के ठीक नीचे ये वाली जो लेयर होती है, इसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं, तो हाइपोडर्मल रीजन में भी है। अब यही जो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट सेल हैं, जो क्या करते हैं आगे चल के कंप्लीट वॉल लेयर बनाते हैं एज़ वेल एज़ स्पोरोजेनस टिश्यू बनाते हैं। मतलब यही आगे चल के पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएँगे। वही फिर कैविटी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। वही क्या हो जाएगा फिर जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो बनेंगे, ठीक है? थर्ड डायग्राम की तरफ चलते हैं। थर्ड डायग्राम आपको इस आर्कीस्पोरियल सेल समझ में आ गया? थर्ड डायग्राम पे चलते हैं। थर्ड डायग्राम में हमको दिख रहा है कि ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं, इन्होंने क्या कर लिया? डिवीज़न कर लिया, ठीक है? यहाँ क्या था? एक बड़ा-सा आर्कीस्पोरियल सेल था और अब यहाँ क्या दिख रहा है? 2-2 आर्कीस्पोरियल सेल्स दिख रहे हैं कॉर्नर पे। 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 इस प्रकार से टोटल 8 सेल्स बन गए हैं। अब आर्कीस्पोरियल सेल्स क्या करते हैं? डिवीज़न करते हैं, लेकिन डिवीज़न अलग टाइप की होती है। नॉर्मली उसको डिवीज़न को बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है? 2 प्रकार की डिवीज़न होती है, विभाजन होता है। एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होती है और एक होती है एंटीक्लाइनल डिवीज़न। एंटीक्लाइनल डिवीज़न। क्या होता है पेरिक्लाइनल डिवीज़न? जब सेल्स जैसे इस प्रकार प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है? जब सेल्स डिवाइड करते हैं पेरीफेरी के पैरेलल जब डिवाइड करते हैं, जैसे क्या हुआ ये इसकी पेरीफेरी है, ये भी इस तरह से अगर सर्कल का ज़ूम करें तो। पेरीफेरी के जब पैरेलली डिवाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीज़न। और जब पेरीफेरी के बिल्कुल जो क्या बोले 90 डिग्री पे, ठीक है? परपेंडिकुलर जब परपेंडिकुलर डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन मतलब इस प्रकार से जब यही सेल अब इसी को देख लीजिए जैसे ये क्या आर्किस्पोरियल सेल है इस प्रकार से प्रेजेंट थी और दूसरे डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है एक सेल्स ऐसे हैं दूसरे सेल्स ऐसे हैं मतलब आर्किस्पोरियल सेल ने क्या करी पेरिक्लाइनल डिवीजन करी और 2 सेल्स बना लिए एक सेल्स पेरिफेरी की तरफ दूसरे सेल्स सेंटर की तरफ तो क्या हुआ आर्कीस्पोरियल सेल ने डिवाइड करा पेरिक्लाइनली और क्या करा 2 सेल्स बनाए। अब इन दोनों सेल्स को देखते हैं। बाहर वाली जो सेल्स होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, ठीक है? प्राइमरी पेराइटल सेल्स बोलते हैं। और अंदर की तरफ जो सेंटर की तरफ प्रेजेंट है इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स बोलते हैं, ठीक है?
तो आर्किस्पोरियल सेल ने पेरिक्लाइनल डिवीजन करी और दो प्रकार की कोशिकाएं बनाई, प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। अब प्राइमरी पेराइटल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल फिर आगे डिवीजन करते हैं, ठीक है। आगे जब डिवीजन करते हैं तो प्राइमरी पेराइटल सेल क्या करते हैं, दो प्रकार से डिवीजन करते हैं। वही दो प्रकार से जो अभी देखा, पेरिक्लाइनल डिवीजन भी करते हैं प्लस एंटीक्लाइनल डिवीजन भी करते हैं, ठीक है। प्राइमरी पेराइटल सेल दो प्रकार के डिवीजन करते हैं, पेरी क्लाइनल प्लस एंटीक्लाइनल। बट जो अंदर की जो स्पोरोजेनस टिश्यू होती है, वो नॉर्मल जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो करते हैं, ठीक है। अंदर स्पोरोजेनस क्या करेंगे, नॉर्मल माइटोटिक जो डिवीजन माइटोसिस है वो करेंगे। अब प्राइमरी पेराइटल के नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं उसके स्ट्रक्चर को। अब प्राइमरी पेराइटल ने यहाँ देखिए एक सेल्स है, इसने क्या करा, एक सेल्स मान लीजिए इस प्रकार से एक सेल्स है। इस सेल ने क्या करा, 2 सेल्स बनाया बाय द डिवीजन ऑफ पेरिक्लाइनल डिवीजन और 4 सेल्स बनाए बाय एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो इस प्रकार क्या होता है, टोटल 4 कोशिकाएँ बनाते हैं। इनिशियल अगर बात करें 2 डिवीज़न से पेरिक्लाइनल प्लस एंटीक्लाइनल क्लाइनल से 4 सेल्स बनाए। फिर क्या करते हैं, फिर बार-बार पेरिक्लाइनल, एंटीक्लाइनल इस प्रकार से जब डिवीज़न करते हैं तो मल्टी सेलुलर लेयर्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है? और अंदर जो है, जो हमारी प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू है, ये क्या करा, इसने 2 सेल्स बना लिए, ठीक है? ये देखिए 2 सेल्स दिख रहा है। ये हमारी थर्ड डायग्राम हो गई। अच्छा, बीच में ये ग्रीन वाली जो अलग से दिखा रखी है, ये छूट रही है। ये क्या है बेसिकली, ये बताया कि मेरिस्टेमेटिक सेल से आगे चल के क्या करते हैं, वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। तो ये वैस्कुलर बंडल आगे चल के कन्वर्ट होंगे। ये भी क्या है, वैस्कुलर बंडल, ये भी वैस्कुलर बंडल, ये भी वैस्कुलर बंडल और यहाँ भी वैस्कुलर बंडल प्रेज़ेंट होते हैं इस रीजन में, ठीक है। वैस्कुलर बंडल के अंदर क्या-क्या होता है? जाइलम प्लस फ्लोएम होता है। जाइलम फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड का कंडक्शन और वाटर का कंडक्शन। फ्लोएम फूड का कंडक्शन करते हैं और जाइलम वाटर का कंडक्शन करते हैं, ठीक है? अब ये स्ट्रक्चर आपने पहले भी देख रखा है जिसको हम लोगों ने कहा था कनेक्टिव। याद कीजिए, कनेक्टिव नाम का एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने जब स्टेमिन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब देखा था, ठीक है? कनेक्टिव किसको बोलते हैं? ये तो हमारी एंथर की 2 लोब हो गई, दिख रही है? 2 लोब हो गई, ये क्या हो गई? फिलामेंट हो गई। अब बीच में वो जो दोनों लोब एक जगह जहाँ कनेक्टेड होते हैं जिस स्ट्रक्चर के साथ, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को तो बोलते हैं कनेक्टिव। और वही कनेक्टिव के अंदर तो वैस्कुलर बंडल होता है, मतलब कि जाइलम फ्लोएम। और वही क्या करते हैं? फूड और वाटर को ट्रांसलोकेट करते हैं मेन प्लांट से, प्लांट की जो स्टेम से है, वहाँ से लेकर के एंड्रोसियम यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर तक। तो यहाँ थैलेमस के साथ जुटे हुए हैं, थैलेमस मेन स्टेम के साथ जुटा हुआ है, तो मेन स्टेम से फूड और वाटर आता है थैलेमस में, थैलेमस से आता है फिलामेंट के थ्रू, इस तरह से जो बायलोब्ड एंथर है वहाँ तक चला जाता है, ठीक है? अब आ जाते हैं थर्ड डायग्राम पे। थर्ड डायग्राम में आपको बताया कि पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल के अंदर, तो बहुत सारे सेल्स बना लिए। और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में नॉर्मल माइटोसिस हुई तो अभी 2 लेयर बने। आगे चल के यही स्ट्रक्चर, अब देखिए, यहाँ ध्यान से सुनिएगा बात को, जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स होते हैं वही क्या करते हैं आगे चल के, प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो होते हैं वही आगे चल के वॉल लेयर्स बनाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी पैराइटल सेल ही आगे चल के वॉल लेयर्स बनाते हैं। तो वॉल लेयर्स हमने कितने पढ़े थे? 4। पहला क्या? एपिडर्मिस, दूसरा क्या? एंडोथेलियम, तीसरा क्या? मिडिल लेयर और चौथा एपिटम। अब एपिडर्मिस तो हमको दिख रहा है भैया पहले से प्रेजेंट है, क्या नहीं है? एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम की वॉल कौन बनाएगी? प्राइमरी पैराइटल सेल। उसके बाद मिडिल लेयर की वॉल कौन बनाएगी? अगेन प्राइमरी पैराइटल सेल। और टैपेटम की जो वॉल है, सबसे नीचे न्यूट्रिशियस जो टिश्यू है, वो उसकी वॉल भी कौन बनाएगी? प्राइमरी पैराइटल सेल्स। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और अब क्या बच गया? बच गया हमारा स्पोरोजेनस टिश्यूज़ या फिर माइक्रो जो स्पोर जो बनाने वाले सेल्स हैं, या फिर बात करें उस कैविटी की, माइक्रोस्पोरेंजियम।
तो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो कैविटी है, ये जो हाँ, यहाँ पे येलो कलर की कैविटी दिख रही देखिए, येलो कलर की जो कैविटी है यही क्या है ये स्पोरोजेनस टिश्यूज़ है। यही आगे चल के क्या बनते हैं माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। तो इसकी एक कैविटी बन जाएगी जैसे यहाँ दिख रही है हमको एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। ये क्या है पॉलन सैक की कैविटी है, ठीक है? तो पॉलन सैक कौन बनाएँगे? प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू। माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन बनाएँगे? प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू। पॉलन मदर सेल कौन बनाएँगे? प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू। फिर जब उसमें डिवीज़न होगी मियोसिस तो बनेंगे माइक्रोस्पोर्स और यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है? 4th डायग्राम में चलते हैं, ठीक है? सॉरी 5th डायग्राम में चलते हैं। 5th डायग्राम हमारा ये रहा। 5th डायग्राम में हमको और थोड़ी-सी चेंजेस दिख रही है। चेंजेस क्या दिख रही है? एक तो एपिडर्मिस की लेयर है, उसके नीचे ये अलग कलर की एक और लेयर दिख रही है। ये हमारी कौन-सी लेयर है? ये हमारी है एंडोथेसियम, ठीक है? एंडोथेसियम की लेयर है। एंडोथीसियम की लेयर भी कौन बनाते हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल्स ही बनाते हैं। अब पूछिएगा बाकी के सेल्स कहाँ गए? तो बाकी के सेल्स मैंने नहीं बनाए हैं, बट बाकी के सेल्स यहाँ प्रेज़ेंट हैं। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, सेकंड डायग्राम में बाकी के मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेज़ेंट हैं। यहाँ भी प्रेज़ेंट होंगे, यहाँ भी प्रेज़ेंट होंगे और यहाँ भी प्रेज़ेंट होंगे, ठीक है? तो सेल्स हमने नहीं बनाया है बट यहाँ सारे के सारे जो हैं फ़िल्ड हैं डायग्राम। ऐसे अज़्यूम कर लीजिएगा, ठीक है? आपको समझाने के लिए नहीं बनाया है, थोड़ा-सा क्या हो जाएगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता। अब ये क्या हुआ, इसने पहली एंडोथेसियम की लेयर बनाई एपिडर्मिस के नीचे, फिर दूसरी ये जो ब्लू कलर की लेयर दिख रही है, तो ये क्या है हमारी मिडल लेयर है और नीचे जो एक और कलर की दिख रही है आपको ध्यान से देखिएगा, तो जिस कलर में अभी ये पेन अभी चल रही है, वो कौन-सी है, जो हमारी है टैपेटम की लेयर है, ठीक है? टैपेटम की लेयर। तो टोटल 4 लेयर्स अब हमको दिख रहे हैं। ये चारों लेयर्स में 3 लेयर एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपेटम किसने बनाए? प्राइमरी पैराइटल सेल ने बनाए। स्पोरोजेनस सेल क्या करेंगे? अंदर की स्पोरोजेनस टिश्यूज़ बनाएँगे। स्पोरोजेनस टिश्यू क्या करते हैं? मियोसिस करते हैं। मियोसिस करने के बाद क्या करते हैं? माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। ठीक है? अब इस डायग्राम को आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक फुल्ली मैच्योर्ड जो एंथर होते हैं, उसको क्या करा? ट्रांसवर्स सेक्शन काटा। ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद फुल्ली मैच्योर्ड एंथर के अंदर अब हमको क्या दिख रहा है वो देखते हैं। फुल्ली मैच्योर्ड एंथर के अंदर सारी जो वॉल लेयर्स होंगी वो कैसे होंगे? कंप्लीट मैच्योर्ड वॉल लेयर होंगे, ठीक है? यहाँ देखिए कंप्लीट सारे के सारे लेयर दिख रहे हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस दिख रही है, उसके नीचे एंडोथेसियम की बड़ी-बड़ी लेयर्स दिख रही है देखिए। एंडोथेसियम प्लस इसके वॉल लेयर आपको दिख रहे हैं अंदर वाले जो वॉल लेयर्स है वो कैसे हैं? डार्क वॉल लेयर्स हैं प्लस कैसे हैं? थिक वॉल्ड लेयर है अंडर और जो रेडियल वॉल हैं, दोनों वॉल्स हमको थिक दिख रहे हैं, ठीक है? क्यों? इसमें कैलोस की डिपोज़िशन होती है। उसके नीचे चलते हैं, थर्ड जो लेयर है वो क्या है हमारी मिडल लेयर। मिडल लेयर देखिए 2 से 3 सेल का दिख रहा है। पहले भी आपको बताया एपिडर्मिस कितने लेयर का होता है? 1 एंडोथेसियम कितने लेयर का होता है? 1 मिडल लेयर कितने का होता है? 2 से 3 लेयर का बना होता है, ठीक है? फिर उसके अंदर चले जाते हैं कौन-सा हमारा टैपेटम की लेयर है। टैपेटम की लेयर सिंगल लेयर ही होती है बट इसके सेल्स बड़े-बड़े होते हैं नॉर्मली, ठीक है? यही टैपेटम मिडल लेयर से फूड लेते हैं और किसको देते हैं? इस कैविटी में पॉलन सैक की कैविटी में इसको देते हैं, ठीक है? अब अंदर ये जो येलो कलर की सेल्स दिख रही हैं, यही क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यूज़ हैं या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है? एमएमसी हैं या फिर पॉलन मदर सेल पीएमसी है। और ये जो कंप्लीट इसकी कैविटी बनेगी, ये कैविटी आगे चल के क्या कहलाएगी? पॉलन सैक की कैविटी कहलाएगी या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाएगी या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाएगी, ठीक है? अब चलते हैं, इसमें क्या होगा? मियोसिस, M-E-I-O-S-I-S मियोसिस होगी तो क्या होंगे? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और यही माइक्रोस्पोर्स आगे चल के क्या बनाएँगे? पॉलन ग्रेन्स बनाएँगे, ठीक है? एक और डायग्राम में नोट करने वाली चीज़ कि देखिए इनिशियल स्टेट में कोई भी सेल्स नहीं है, फिर क्या बना आर्किस्पोरियल सेल कॉर्नर पे। अब कॉर्नर पे बना उसके बाद फिर क्या हुआ यहाँ
उसने डिवाइड करा, प्राइमरी पैराइटल सेल बनाया, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनाया। प्राइमरी पैराइटल सेल ने क्या बनाया? 3 लेयर एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। स्पोरोजेनस सेल ने क्या बनाया? अंदर की जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसको बनाया, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल बनाया। और फाइनली इस प्रकार से एक मैच्योर एंथर का हमको डायग्राम दिखा। अब देखिए डायग्राम में आपको ये डिफरेंस दिख रहा है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। इनिशियल स्टेट में ऐसे क्या है, जैसे नॉर्मल स्टेम की तरह दिख रहे हैं। फिर इसमें क्या हुआ, इस तरह से ये बीच में ऐसे सॉरी, बीच में ये क्या होते हैं, दब जाते हैं इस प्रकार से स्टेम, या धँस जाते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि आगे चल के इनको क्या करना होता है, कैविटी बनानी होती है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, बायलोब स्ट्रक्चर, तो यहाँ दिख रहा है बायलोब कब बनेगा, जब जब ये दोनों ये अंदर की तरह क्या होगा, ये पार्ट सिकुड़ेगा, ठीक है? स्टेम का ये पार्ट जब अंदर की ओर सिकुड़ेगा, ठीक, तब क्या बनाएँगे, लोब बनाएँगे। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ दिख रहा है 1 लोब और 2 लोब आपको दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड लोब। उसके बाद फिर ये लोग थेका में कन्वर्ट हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 थेका में कन्वर्ट हो जाते हैं। 4 थीका के अंदर फिर अलग-अलग थीका के अंदर फिर क्या बनता है, माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ दिख रहा है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरा, तीसरा माइक्रोस्पोरेंजियम और चौथा माइक्रोस्पोरेंजियम। इस प्रकार से 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं, 4 थीका के अंदर बनते हैं। फिर आगे ये थीका क्या करते हैं, ये दोनों थीका आपस में यूनाइट कर जाते हैं, ये वाली थीका आपस में यूनाइट कर जाते हैं दोनों थीका। तो सिंगल थीका इधर भी हो जाती है, सिंगल थीका इधर भी। बट अभी भी स्पोरेंजियम की जो नंबर है वो कितनी रहेगी? 4 ही रहेंगी, ठीक है? अब देखिए, इसमें क्या है, एक कंप्लीट डेवलप माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रही है हमको। और यहाँ क्या हो जाएगा, एंथर डायथिकस कंडीशन में आ जाएगा, बायलॉइड में तो पहले से ही है, और टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन में आ जाएगा। ये सारी टर्मिनोलॉजी कई बार अब आपने सुन लिया है, तो मैं समझता हूँ कि आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। दूसरी एक और पॉइंट इस डायग्राम में आपको बता दूँ, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ये क्या है? आपको पता है, यही क्या है, स्टोमियम है। ये क्या है? दोनों साइड से स्टोमियम है, ये भी और ये भी स्टोमियम। यही वो प्लेसेस हैं जहाँ देखिए क्लियरली स्टोमियम के पास हमको क्या दिख रहा है, एंडोथीसियम की जो लेयर है, वो बिल्कुल पतली-सी है, थिन है, या फिर कभी-कभार तो नहीं भी होती है। तो एंडोथीसियम की लेयर यहाँ प्रेज़ेंट नहीं होगी। यहीं से क्या होगा, बाद में डेhiscence होगा और अंदर बनने वाले पॉलन ग्रेन इसी तरह से यहाँ से क्या हो जाएँगे, बाहर रिलीज़ होंगे। ये चीज़ें अब कई बार हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है? एक बार फिर से डायग्राम समरी करवा देता हूँ। सबसे पहले एपिडर्मिस, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दूसरे में मेरिस्टेमेटिक सेल जो हाइपोडर्मिस रीजन में प्रेज़ेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनके अंदर साइटोप्लाज़्म ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है, चारों कॉर्नर पे ये बड़े-बड़े सेल्स बनाते हैं, इनको आर्कीस्पोरियल सेल्स बोलते हैं। आर्कीस्पोरियल सेल्स आगे चल कर के क्या करते हैं, पेरिक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीज़न करते हैं। पेरिक्लाइनल डिवीज़न से 2 प्रकार की कोशिकाएँ बनाते हैं, प्राइमरी पेराइटल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल बाकी के वॉल लेयर बनाते हैं, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपेटम। स्पोरोजेनस सेल माइक्रोस्पोरेंजियम बनाती है, ठीक है? और फिर हम लोगों ने यहाँ फाइनली एक कंप्लीट डेवलप्ड जो एंथर है उसका स्ट्रक्चर देखा। एक क्वेश्चन और इस पे आती है कि एपिडर्मिस की ओरिजिन कैसी होती है? तो एपिडर्मिस की ओरिजिन नॉन आर्किस्पोरियल होती है, ठीक है? या फिर बोल सकते हैं कि एपिडर्मिस आर्किस्पोरियल ओरिजिन के नहीं होते हैं। बाकी के जितने भी सेल्स और लेयर हैं वो आर्किस्पोरियल ओरिजिन के होते हैं। मतलब कि इस वाले सेल्स से डेवलप होते हैं। बट एपिडर्मिस पहले से ही प्रेज़ेंट है, तो एपिडर्मिस इज़ नॉट आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं इसको क्या-क्या लिखा है। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एंथर इज़ यूस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट का मतलब होता है इट डेवलप्स फ्रॉम मोर देन 1 आर्किस्पोरियल सेल्स। अभी देखा हम लोगों ने 1, 2, 3 और 4, चारों कॉर्नर पे 4 आर्किस्पोरियल सेल, तो एक से ज़्यादा जब आर्किस्पोरियल सेल से
अगर एंथर डेवलप होते हैं तो एंथर को बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट एंथर बोलते हैं। एक होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट किसको बोलते हैं? जब एक सेल्स यानी एक आर्किस्पोरियल सेल्स से जब डेवलप होते हैं या जिनके अंदर सिंगल लेयर होती है, वो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप के एंथर होते हैं। अगली है इनिशियली एंथर डेवलप्स एज अ सर्कुलर ओवल शेप आउटग्रोथ, ठीक है, वेयर मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल था, मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एपिडर्मिस। पहले डायग्राम में सबसे ऊपर एपिडर्मिस, नीचे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। साइमल्टेनियसली उसी साथ में अगर क्या होता है, वैस्कुलर बंडल भी डेवलप होते हैं। सेंट्रल वाले पार्ट में दिखा था जो ग्रीन कलर का था, ठीक है, जो कनेक्टिव बनाते हैं, which later on forms connective of anther, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है नाउ ग्रुप ऑफ वर्टिकली अरेंज सेल्स इन द हाइपोडर्मल रीजन modifies and changes into bigger cells with dense cytoplasm and a large prominent nucleus at four corner। बाद में क्या हुआ, हाइपोडर्मल रीजन यानी कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाले सेल्स या नीचे वाले रीजन के अंदर क्या होते हैं, कुछ सेल्स जो कि वर्टिकली अरेंज होते हैं, वो मॉडिफाई कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और चारों कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। सच मॉडिफाइड सेल्स आर नोन एज आर्किस्पोरियल सेल्स। These archisporial cells divide periclinally, important. These archisporial cells divide periclinally and forms two cells, दो सेल बनाते हैं। क्या-क्या बनाते हैं? ऊपर की तरफ प्राइमरी पेराइटल यानी कि पेरीफेरी की तरफ क्या बनाते हैं? प्राइमरी पेराइटल सेल। अंदर की तरफ क्या बनाते हैं? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। अब पेराइटल सेल कहाँ है? टुवर्ड्स आउटर साइड या फिर टुवर्ड्स एपिडर्मिस, और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल कहाँ है? टुवर्ड्स सेंटर। Next, both these cells undergo further division to form complete structure of anther। अब क्या प्राइमरी पेराइटल सेल ने क्या करा? डिवाइड करा पेरिक्लाइनली और एंटीक्लाइनली। क्या-क्या बनाया? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम बनाया था। और स्पोरोजेनस सेल ने कंप्लीट स्पोरोजेनस जो टिश्यूज होती है एमएमसी, पीएमसी वो बनाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड पेरिक्लाइनली, इंपॉर्टेंट, एंड एंटीक्लाइनली, अगेन इंपॉर्टेंट। और क्या करते हैं, 3 से 5 लेयर बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 1 2 3, इस प्रकार से बहुत से लेयर्स बनाते हैं, 3 से 5 लेयर बनाते हैं। और इस प्रकार से ही वो एंथर के वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो एंथर के वॉल में क्या-क्या था? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। एपिडर्मिस पहले से प्रेजेंट थी तो बाकी के वॉल लेयर यानी कि एंडोथीसियम बनाते हैं, मिडिल लेयर बनाते हैं और टैपेटम बनाते हैं। कौन बनाते हैं? प्राइमरी पेराइटल सेल्स। नेक्स्ट चलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज या प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल माइटोसिस। नॉर्मल माइटोसिस हुआ तो क्या बना, स्पोरोजेनस टिश्यू। प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू से क्या बना, स्पोरोजेनस टिश्यू या स्पोरोजेनस सेल्स बना। फिर ये डिफरेंशिएट करते हैं, बड़े होते हैं, मैच्योर करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, क्या बनाते हैं, एमएमसी या फिर पीएमसी बनाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। या फिर बोलते हैं इसको पॉलन मदर सेल्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म। अब पॉलन मदर सेल क्या करते हैं, मियोसिस, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स, वही बाद में पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। और बताया आपको कि गैमेटोजेनेसिस कभी भी होगा तो गैमेटोजेनेसिस बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस होता है, ठीक है। तो मेन सेल्स के अंदर मियोसिस हुआ और माइक्रोस्पोर या फिर जो मेल गैमीट है वो बन गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब
उसके बाद क्या होता है फाइनली लास्ट में 4 सेल्स बनते हैं। जब क्या हो गया माइक्रोस्पोर एमएमसी में क्या हो गया मियोसिस हो गया एमएमसी में। पीछे चले जाते हैं। एमएमसी के अंदर जैसे डिवीज़न होता है तो टोटल यहाँ कितने सेल्स बनते हैं? 4 सेल्स बनते हैं। अब ये सेल्स इनिशियल स्टेट में एक-दूसरे के साथ कैसे होते हैं? अटैच होते हैं एक-दूसरे के साथ, ठीक है? एक-दूसरे के साथ कैसे होते हैं? अटैच होते हैं। और जब 4 माइक्रोस्पोर अटैच होते हैं तो क्या बनाते हैं? टेट्राड बनाते हैं, ठीक है? अब टेट्राड किसने बनाया? माइक्रोस्पोर ने, माइक्रोस्पोर ने बनाया। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो फिर से सुन लीजिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि बहुत सारे प्रेज़ेंट होते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उसमें, ठीक है? माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत सारे क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। उन मदर सेल ने क्या करा? मियोसिस करा और क्या बनाया? माइक्रोस्पोर। कितने माइक्रोस्पोर बनाए? 4 माइक्रोस्पोर बनाए। चारों माइक्रोस्पोर इनिशियल स्टेट में एक-दूसरे के साथ चिपके जुटे रहते हैं और एक टेट्राड बनाते हैं। इस टेट्राड को बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है? और ये टेट्राड फिर अलग-अलग प्रकार के होते हैं। अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे टेट्राड क्यों जुटे होते हैं ये इम्पोर्टेंट है। जुटे क्यों होते हैं? उनके अंदर कैलोज़ प्रेज़ेंट होता है। अब कैलोज़ आपको पता है कैलोज़ थिकनिंग थी जो कहाँ प्रेज़ेंट थी? एंडोथेलियम के अंदर। वही कैलोज़ इसके अंदर भी प्रेज़ेंट होता है किसके अंदर? जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वहाँ कनेक्ट करने के लिए यहाँ कैलोज़ प्रेज़ेंट होते हैं। तो कैलोज़ की वजह से ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है? बाद में जब मैं ये जो माइक्रोस्पोर है, जब मैच्योर हो जाता है, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होने वाला रहता है, तब ये जो कैलोज़ की बैंड है, कैलोज़ की बैंड यो जो है यहाँ या कैलोज़ जो प्रेज़ेंट है, ये डिसॉल्व हो जाती है यहाँ से, ठीक है? मतलब कि घुल जाती है। किसकी वजह से घुलती है? एक एंजाइम होती है जिसको बोलते हैं कैलेज। तो कैलेज एंजाइम इस पे डालते हैं, किस पे? कैलोज पे डालते हैं और कैलोज क्या होता है? एकदम घुल जाता है। कैलोज जैसे घुला, घुलने के बाद चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर हैं एक-दूसरे से अलग हो जाएँगे। अलग होने के बाद फिर क्या करते हैं? वो डेवलप करके पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दीज 4 माइक्रोस्पोर इनिशियली अटैचेस विथ ईच अदर बाय कैलोज, ठीक है, लेयर एंड फॉर्म्स माइक्रोस्पोर टेट्राड। और उसको बोलते हैं जो कॉमन टाइप की माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो क्या है? टेट्राहेड्रल टेट्राड। अलग अलग प्रकार के भी टेट्राड होते हैं जैसे एक तो हमारी टेट्राहेड्रल टेट्राड हो गई। इसमें क्या होता है इस प्रकार से, जैसे 1, 2, 3। तो एक टेट्राड ऐसे होते हैं, दूसरा सेल्स ऐसे अरेंज होता है, तीसरा सेल्स ऐसे अरेंज हो गया। एक सेल्स होती है जो इसके पीछे होता है, मतलब 3 सेल्स हमको दिख रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। एक सेल्स कहाँ होता है? पीछे की तरफ, ठीक है? 3D में अगर देखा जाए तो एक पीछे की तरफ होता है। इसको इस प्रकार के टेट्राड को क्या बोलते हैं हम लोग? टेट्राहेड्रल टेट्राड। दूसरे टेट्राड होते हैं जिसको बोलते हैं डिसोसिएट टेट्राड। दूसरे होते हैं डिसोसिएट टेट्राड। डिसोसिएट टेट्राड में क्या होते हैं? एक सेल्स इस प्रकार है, दूसरे सेल्स इस प्रकार है, ठीक है? और नीचे वाली जो सेल्स होती है, वो कैसी होती है? इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे होती है। मतलब ऐसे समझिए कि 2 सेल्स ऊपर प्रेज़ेंट होते हैं, 2 सेल्स नीचे प्रेज़ेंट है। ऊपर वाले जो 2 सेल्स हैं, नीचे वाले 2 सेल्स के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ऊपर वाला अगर ट्रांसवर्स रिप्रेज़ेंट है, तो नीचे वाला कैसा होगा? वर्टिकली प्रेज़ेंट होगा। जैसे यहाँ दिख रहा है ऊपर वाला कैसा है? वर्टिकली प्रेज़ेंट है, नीचे वाला कैसा होगा? ट्रांसवर्सली। अब कितने लेयर दिख गए हमको? 1, 2, 3 सेल्स दिख रहे हैं, 1 सेल्स इसके पीछे होगा, ठीक है? 4 तो 1, 2, 3 और 1 इसके पीछे 4 इसको बोलते हैं डिसोसिएट टाइप ऑफ टेट्राड बोलते हैं। एक टेट्राड होती है कैसे? आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल में नॉर्मल होते हैं इस प्रकार से 1, 2, 3 और 4, चारों कोने पे 4 सेल्स होते हैं। इस प्रकार से आइसोबाइलेटरल बोलते हैं। एक होते हैं टी शेप। टी शेप में क्या होता है?
एक 2 सेल्स ऐसे होते हैं, ठीक है? इस प्रकार से 2 सेल्स होते हैं और 2 सेल्स नीचे इसके प्रेज़ेंट होते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या करते हैं टी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से। तो इसको बोलते हैं टी शेप टेट्राड। एक होते हैं लीनियर टेट्राड, इस प्रकार से 4 टेट्राड होंगे, चारों एक दूसरे के एक ही अलाइन अलाइन होंगे एक साथ, एक लाइन के अंदर, तो इसको बोलते हैं लीनियर टेट्राड जब एक लाइन में प्रेज़ेंट हो। तो इस प्रकार से क्या होते हैं 4-5 प्रकार के टेट्राड होते हैं। सबसे पहले टेट्राहेड्रल टेट्राड, उसके बाद डिसोसिएट टेट्राड, उसके बाद आइसो बाइलेटरल टेट्राड, उसके बाद आपको टी शेप टेट्राड हो गई और फिर लीनियर टेट्राड हो गई। अलग-अलग प्लांट स्पीशीज़ में अलग-अलग टेट्राड पाए जाते हैं। एक प्लांट है जिसका नाम है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, ठीक है? प्लांट का नाम क्या है? एरिस्टोलोकिया एरिस्टोलोकिया एलिगेंस के अंदर सारे प्रकार के टेट्राड पाए जाते हैं। अब इसको ध्यान में रखिएगा। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस के अंदर सारे प्रकार के टेट्राड पाए जाते हैं। जिसमें सबसे जो कॉमन टेट्राड हैं वो क्या है? टेट्राहेड्रल टेट्राड। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे कॉमन वाली यही है। बिफोर डिफरेंशिएशन इनटू पॉलन ग्रेन, अब ये क्या करेंगे? पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होंगे। अब पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होने के लिए इन टेट्राड के बीच जो क्या है कैलोज की लेयर है, कैलोज की थिकनिंग है, उसको क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ भी है, यहाँ भी थिकनिंग है, यहाँ भी है, ठीक है? तो जहाँ जहाँ कैलोज की लेयर होंगी जिनके वजह से उनके बीच अटैचमेंट रहता है, उनको क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो डिसॉल्व किससे करें? डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास है कैलेज एंजाइम। और कैलेज एंजाइम कौन बनाते हैं? टैपेटम। कैलोज कौन बनाते हैं? माइक्रोस्पोर्स के जो सेल होते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं, वही कैलोज एंजाइम बनाते हैं और उसको डिसॉल्व करने वाले कैलेज एंजाइम टैपेटम द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, एट द सेम टाइम टैपेटम फॉर्म्स स्फेरिकल बॉडीज। अब क्या हुआ कि पहले टैपेटम ने क्या करा? कैलेज एंजाइम रिलीज करा। कैलेज एंजाइम रिलीज करते हैं तो क्या हुआ? उसने जा करके टेट्राहेड्रल टेट्राड के सारे जो माइक्रोस्पोर्स हैं उनको फ्री कर दिया, ठीक है? अब फ्री होने के बाद माइक्रोस्पोर क्या करेंगे? पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होंगे। पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट कब होते हैं? जब पॉलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर होती है, ठीक है? पहली लेयर होती है इंटाइन की लेयर होती है, उसके ऊपर एक और लेयर होती है एक्साइन के लेयर होती है। एक्साइन के लेयर की खासियत क्या होती है? यह स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, ठीक है? स्पोरोपोलिनिन रेसिस्टेंट, मोस्ट रेसिस्टेंट लिविंग मटेरियल इसको बोल सकते हैं, ठीक है? अब स्पोरोपोलिनिन कहाँ से सिक्रीट होंगे? तो स्पोरोपोलिनिन के बारे में आपको बताया। स्पोरोपोलिनिन स्फेरिकल बॉडी, ओबिस बॉडी से सिक्रीट होते हैं। और ओबिस बॉडी कहाँ पाए जाते हैं? टैपेटम के अंदर। कब बनते हैं? जब वो डीजनरेट करने वाला होता है। तो अब क्या हुआ? टैपेटम ने कैलेज एंजाइम रिलीज कर दिया। अब ये क्या करेंगे? डीजनरेट होने वाले रहेंगे, ठीक है? उससे पहले ये क्या करेंगे? स्फेरिकल बॉडीज, ओबिस बॉडीज बनाएंगे, ठीक है? अपनी वसीयत लिखेंगे और फिर इसको क्या करेंगे? दे देंगे। अब रिलीज कर दिया उसने क्या? ओबिस बॉडीज। ओबिस बॉडी के पास क्या है? स्पोरोपोलिनिन। कहाँ कर दिया उसको? पॉलन सैक के अंदर। ये पिछले वाली लेक्चर में भी हमने पढ़ रखा है। अब जैसे ही रिलीज करा उसके बाद टैपेटम डीजनरेट करने लगते हैं। नाउ यूबिस बॉडीज जो कि हैं उनके पास क्या है? स्पोरोपोलिनिन। और यही स्पोरोपोलिनिन आगे जाकर के क्या करेंगे? पॉलन ग्रेन की आउटर जो कवरिंग होती है एक्साइन की, वो फॉर्म करेंगे, ठीक है? मेजर पार्ट ऑफ एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन और उसी की वजह से मोस्ट रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दीज थिक वॉल्ड। अब जैसे ही स्पोरोपोलिन की कवरिंग हो गई किसके ऊपर? माइक्रोस्पोर के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगी? थिक। तो ऐसे थिक वॉल्ड माइक्रोस्पोर को क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलन ग्रेन्स। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, माइक्रोस्पोर मदर जो सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं? टेट्राड बनाते हैं, ठीक है? अब टेट्राड बनाया, टेट्राड के अंदर इस प्रकार से 4 कोशिकाएं प्रेजेंट होते हैं। चारों कोशिकाओं के बीच में क्या होता है? जो कैलोज की थिकनिंग होती है, कैलोज की बैंड होती है। जैसे यहाँ मान के चलिए ये कैलोज है। अब धीरे धीरे क्या होता है? ये ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। बड़े हुए उसके बाद फाइनली क्या होता है? ये चारों जो माइक्रोस्पोर्स हैं
ये सेपरेट होने वाले होते हैं, ठीक है। अब ये सेपरेट होंगे, क्यों सेपरेट होंगे? क्योंकि इन चारों को अब पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होना है, ठीक है। सेपरेट जैसे ही होंगे, उसके लिए क्या चाहिए हमको? कैलोज को डिसॉल्व करने वाला एंजाइम। तो यहाँ क्या है? कैलोज है। यहाँ क्या आ जाएंगे? कैलेज, ठीक है। कैलेज एंजाइम आएंगे, इसको डिसॉल्व करेंगे और चारों फ्री हो जाएंगे। अब जैसे ही फ्री होंगे, हर एक के ऊपर क्या हो जाएगी? कवरिंग लगनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब कवरिंग किस चीज़ की लगेगी? कवरिंग लगेगी स्पोरोपोलिनिन की, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन क्या करेंगे? आकर के इस माइक्रोस्पोर को कवर कर देंगे। जैसे ही कवर करा, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पॉलन ग्रेन में। तो ऐसे ही थिक वॉल्ड माइक्रोस्पोर को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। अब एक पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या देखा? किस प्रकार से माइक्रोस्पोर्स बने, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर्स बन गए, टेट्राड बन गए, टेट्राड के अंदर कैलेज लेयर जो थे, कैलोज लेयर वो डिसॉल्व हो गए। उसके बाद फिर ऊपर एक और बॉल लेयर आ गई एक्साइन की, स्पोरोपोलिनिन की। अब फाइनली एक पॉलन ग्रेन बन गए। अब एक पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन किसको बोलते हैं? पैलिनोलॉजी, ठीक है। पैलिनोलॉजी इज स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, गोल होते हैं। हालांकि इनके शेप के अंदर वेरिएशंस आती है, जिसकी वजह से ये जो डिफरेंट डिफरेंट शेप के दिखते हैं। नॉर्मली सर्कुलर ही होते हैं, बट उनके ऊपर जो आर्किटेक्चर होती है वो बड़ी अजीब, मतलब खूबसूरत सी होती है, ठीक है। एंड शेप हैविंग डायमीटर बिटवीन 25 to 15 micrometer. Pollen grains are surrounded by two distinct wall layer. दो वॉल लेयर होते हैं। अंदर की वॉल लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्साइन, सॉरी इंटाइन बोलते हैं इसको। अंदर की वॉल लेयर को इंटाइन बोलते हैं, और बाहर की वॉल लेयर जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये भी अगेन एनसीईआरटी की डायग्राम है। ब्यूटीफुल सी कुछ डायग्राम दी गई है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट, अब देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में कितनी वेरिएशन। हालांकि ये कलर्ड पिक्चर नहीं है, वाइट एंड ब्लैक पिक्चर है, बट समझने के लिए ये ब्यूटीफुल सी स्लाइड काफ़ी है। यहाँ देखिए, ये कैसा शेप का पॉलन ग्रेन है, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ। दूसरे पॉलन ग्रेन को बस वहीं बाजू में देखिए, ये कुछ ऐसे नुकीले नुकीले ऊपर बॉडी पॉलन ग्रेन के ऊपर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इधर आ जाइए, एक शेप यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, कुछ ऐसे लगते हैं जो गेहूं के बीज की तरह कुछ लगते हैं। अलग अलग शेप के, एक यहाँ इनलार्ज करके दिखाया गया है। अब इनलार्ज वाले जो हैं देखिए, उनके ऊपर क्या लग रहा है? इस तरह से हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सींग जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। एक्चुअली ये जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये एक्साइन की ही क्या होती है? मॉडिफिकेशंस होती है। और यही क्या करती है, जब स्टिग्मा के ऊपर, जैसे ये मान के चलिए स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर जब जाकर लैंड करते हैं, तो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद ये उसको स्टैटिक कंडीशन में बनाए के लिए, कांटेदार स्ट्रक्चर होंगे तो क्या होगा? उसको कहीं भी अटैच होने में आसानी होगी। उसके वजह से ये क्या है? एक्साइन में मॉडिफिकेशन है। एक और डायग्राम दिख रही है यहाँ। ये डायग्राम एक्चुअली क्या है? जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उसका डायग्राम है, जहाँ ये 1 2 3 और 4 माइक्रोस्पोर दिख रहे हैं। बीच में कैलोज की लेयर दिख रही है, ठीक है। और ये ऊपर उसकी एक कवरिंग है। अब यही कैलोज की जो लेयर है, इसी को डिसॉल्व करने के लिए हम क्या होता है? कैलेज एंजाइम टैपेटम सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम ब्यूटीफुल सी किसकी है? एक पॉलन ग्रेन की है। पॉलन ग्रेन वही जो माइक्रोस्पोर से मैच्योर होने के बाद बने हैं। अब देखिए, इसमें हमको कुछ खास स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऊपरी स्ट्रक्चर की। ऊपर की जो ये ब्यूटीफुल सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसमें ऐसे ऐसे स्पाइन्स या फिर बोल दें कि क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बने हैं, छोटे 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 छोटे। यही हमारा क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? एक्साइन है, ठीक है। और एक्साइन बेसिकली किसके बने होते हैं? स्पोरोपोलिनिन। अब स्पोरोपोलिनिन कहाँ से रिलीज होते हैं? तो टैपेटम से, ठीक है। ये भी बताया टैपेटम से।
एपेटम से स्पोरोपोलिनिन को पोलन सैक में कौन लाता है? यूबिस बॉडीज। ठीक है, यूबिस बॉडीज ये हो गई। अंदर की लेयर देखिए, अंदर जो हमारी लेयर दिख रही है वो कौन सी लेयर है? अंदर की ये जो लेयर दिख रही है, ये जो लेयर दिख रही है, ये बेसिकली कौन सी लेयर है? ये है इंटाइन की लेयर। ठीक है, इंटाइन की लेयर है। बाहर एक्साइन, अंदर इंटाइन। इंटाइन बने होते हैं पैक्टोसेल्यूलोज के, पैक्टोसेल्यूलोज के बने होते हैं। मतलब कि दो कंपोनेंट है इसके अंदर, एक तो पैक्टिन है और प्लस सेल्यूलोज है। तो ये दोनों मिल करके पैक्टोसेल्यूलोज बना रहे हैं और वही इंटाइन लेयर के अंदर पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट है। इसके अलावा हमको देखा जाए तो बीच में अगर अंदर की तरफ चले आए तो बीच में क्या दिख रहा है? दो सेल्स, यानी कि दो साइटोप्लाज्म की दो कलर दिख रही है एक्चुअली में। ठीक है, और अंदर कंपार्टमेंट्स भी दिख रहे हैं। एक कंपार्टमेंट यहाँ बना हुआ है, देखिए ये कंपार्टमेंट बना हुआ है। अब नॉर्मली साइटोप्लाज्म के अंदर कंपार्टमेंट क्यों बना होता है? तो यहाँ थोड़ी सी अलग सिचुएशन है पॉलन ग्रेन में। एक जो मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर लगभग जो 60% पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो टू स्टेज में, यानी कि टू सेल्ड स्टेज में, सेल्ड स्टेज में सेड होते हैं। मतलब कि रिलीज होते हैं फ्लावर से, फ्लावर के एंथर वाले पार्ट से या फिर फ्लावर के जो स्टेमन वाले हिस्से हैं उससे क्या होते हैं, ये रिलीज होते हैं 60% ऑफ पॉलन ग्रेन एट टू सेल्ड स्टेज। रिमेनिंग 40% किसमें होते हैं? थ्री सेल्ड स्टेज में ये रिलीज होते हैं वहाँ से, जहाँ एक पॉलन ग्रेन के अंदर तीन कोशिकाएं दिखती है। यहाँ हमको दो कोशिकाएं दिख रही, एक तो ये बड़ा वाला सेल दिख रहा है और एक ये छोटा वाला सेल दिख रहा है। बड़ा वाला सेल के अंदर बड़ा सा साइटोप्लाज्म दिख रहा है और बड़ा सा न्यूक्लियस भी दिख रहा है। बड़े वाले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? बड़े वाले सेल को बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको ट्यूब सेल बोलते हैं, ट्यूब सेल। तो दोनों ध्यान में रखिएगा दोनों पॉइंट्स, या तो उसको वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं, दूसरा नाम ट्यूब सेल्स है। वेजिटेटिव सेल के अंदर पाए जाने वाला जो बड़ा सा न्यूक्लियस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, या फिर इसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, दोनों एक ही है। अब छोटे वाले सेल की तरफ आते हैं। छोटे वाले जो सेल्स दिख रहे हैं कैसे? स्पिंडल शेप हैं, जैसे हंसिए के आकार का है शेप, छोटा वाला। हाँ, छोटा वाला सेल देखिए एकदम बिल्कुल साइड में छोटा सा एक सेल दिख रहा है। अब इस सेल के अंदर अगेन साइटोप्लाज्म होगी, डेंस साइटोप्लाज्म होती है इसके अंदर भी। और बीच में एक क्या है? सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस का साइज भी सेल के हिसाब से है, स्पिंडल शेप का है, जो कि इलोंगेटेड विथ पॉइंटेड एंड है। ठीक है, सेल्स भी इलोंगेटेड विथ पॉइंटेड एंड है। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग जेनरेटिव, जेनरेटिव सेल। ठीक है, बड़े वाले सेल को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। छोटे वाले सेल को क्या बोलते हैं? जेनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होती है वो भी जनरेटिव न्यूक्लियस होती है, जनरेटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब एक्चुअली में अब बात को समझे, ये ही वो न्यूक्लियस हैं जो मेल, जो गैमेट की जो एक्चुअल न्यूक्लियस है उसके तरह वर्क करती है। मतलब कि पॉलन ग्रेन का मेन न्यूक्लियस कौन सा है? जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। यही एक्ट करता है जो मेल गैमेट का न्यूक्लियस है उसके तरह। ठीक है, बाद में क्या होता है जब ये पॉलन ट्यूब बनाते हैं, टू सेल्ड स्टेज वाले प्लांट में पॉलन ट्यूब बनाने के बाद ये अगेन ये डिवाइड कर जाते हैं माइटोसिस से और दो न्यूक्लियस बना लेते हैं, यानी कि टू न्यूक्लियाई स्टेज में चले जाते हैं। और बाकी के 40% में आपको बताइए पहले से कैसे होते हैं? थ्री सेल्ड स्टेज में होते हैं, थ्री न्यूक्लिएटेड स्टेज में होते हैं। वो हम लोग कब देखेंगे? जब पॉलिनेशन हो जाएगी, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में उसको देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इंपॉर्टेंट क्या है? इसको जनरेटिव सेल बोलते हैं, उनके अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस होता है जो कि एक्चुअली मेल गैमेट का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब इतनी सारी स्ट्रक्चर देखने के बाद कुछ स्ट्रक्चर्स और इसके अंदर रह गई है। अब देखिए ये यहाँ नहीं, यहाँ यहीं देख लीजिए। ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ, अब देखिए ये एक्साइन की लेयर है। ठीक है, ये जो है एक्साइन की लेयर है।
अब एक्साइन की लेयर हमको कंटीन्यूअस दिख रही है, लेकिन कुछ-कुछ जगह क्या है, जैसे इस जगह पे डिसकंटीन्यूअस है, इस जगह पे डिसकंटीन्यूअस है और इस जगह पे कैसे हैं, डिसकंटीन्यूअस है। अब देखिए, डिसकंटीन्यूअस कहने का क्या मतलब हुआ, पॉलन ग्रेन के अंदर कुछ जगहों पर जो एक्साइन की लेयर होती है, वो बिल्कुल कैसी होती है, थिन होती है। अब स्पोरोपोलिनिन क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल है, रेसिस्टेंट मटेरियल है। अब अगर ये कंप्लीटली पॉलन ग्रेन को कवर किए हुए रहती अगर कंप्लीटली, तो क्या होता, तो ये कभी भी जर्मिनेट नहीं कर पाते। अब जर्मिनेट करने के लिए इसके अंदर कोई तो मॉडिफिकेशन होना चाहिए, तो वो मॉडिफिकेशन क्या है, ये स्पेसिस जिसको बोलते हैं हम लोग जर्म पोर्स बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जर्म पोर्स बोलेंगे। जर्म पोर वो जगह होते हैं जहाँ एग्जाइन एब्सेंट होते हैं, या फिर जो थिन लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नॉर्मली थिन लेयर में प्रेजेंट होते हैं या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं। एग्जाइन मतलब स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट, ठीक है। तो ये स्पेस को क्या बोलेंगे हम लोग, जर्मपोर। जर्मपोर आर द प्लेसेस वेयर एक्साइन इज इन थिन लेयर और एब्सेंट यूजुअली। यहीं से क्या होता है, यहीं से ये क्या करते हैं, जो पॉलन ट्यूब है, ठीक है, पॉलन ट्यूब कब बनता है, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के बाद, पॉलिनेशन जब होता है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाकर के लैंड करते हैं, उसके बाद क्या होता है, पॉलन ट्यूब बनता है। तो पॉलन ट्यूब बनाने के लिए जो सबसे सुटेबल प्लेस है वो क्या है, जर्मपोर है। जर्मपोर के थ्रू पहले क्या होता है, वेजिटेटिव सेल बाहर आता है, फिर वेजिटेटिव सेल का जो ये मेम्ब्रेन है, ये क्या होता है, इस तरह से बाहर आता है। जैसे अगर यहाँ दिखाऊँ, ये क्या है, एक पॉलन ग्रेन है सपोज कीजिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ से इस तरह से क्या हुआ, उसका ट्यूब बनता है, पॉलन ट्यूब। और पहले वेजिटेटिव सेल का जो मेम्ब्रेन है वो आगे बढ़ता है, वेजिटेटिव सेल आगे बढ़ती है, फिर छोटा-सा जो जनरेटिव सेल होती है वो आगे बढ़ती है। तो यहाँ इस पे ये जगह क्या होता है, इसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। और डिटेल में इसको पढ़ेंगे आगे। फिलहाल इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने देख लिए किसके अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर। एक बार फिर से इसको रिकंटिन्यू रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहली पॉइंट क्या है, पॉलन ग्रेन के अंदर दो लेयर्स होते हैं, पहली एक्साइन होती है, दूसरी इंटाइन की लेयर होती है। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है और इंटाइन पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। एक्साइन कुछ जगहों पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं, थिन लेयर में प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं, उनको जर्म पोर्स बोलते हैं। जर्म पोर से ही क्या होता है, पॉलन ट्यूब निकलते हैं और जर्म पोर के द्वारा ही जर्मिनेशन होता है, ठीक है, जर्म पोर के द्वारा ही जर्मिनेशन होता है। उसके बाद पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक जो बड़ा सेल होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और या तो ट्यूब सेल बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। दूसरे जो छोटे सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं जनरेटिव सेल, और उसके अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस को जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। जनरली पॉलन जो ग्रेन होते हैं टू सेल्ड स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म के अंदर टू सेल्ड स्टेज में ये क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, या फिर वो क्या डिस्पर्सल होती है इसकी। और 40% रिमेनिंग 40% के अंदर थ्री सेल्ड स्टेज में, जहाँ जैसे कि कैप्सिला है, कैप्सिला के अंदर क्या होता है, ये थ्री सेल्ड स्टेज में सेट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोनों वॉल लेयर की हमने क्या करी, कंपैरिजन कर ली दोनों वॉल लेयर के अंदर। पहली आउटर वॉल लेयर है, ठीक है, पहली है आउटर वॉल लेयर जिसको क्या कहा, एक्साइन, और दूसरी इनर वॉल लेयर जिसको क्या कहा, इंटाइन। आउटर वॉल लेयर कैसे होते हैं, थिक है, रिजिड है, नॉन इलास्टिक है, ठीक है, मतलब इलास्टिसिटी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी इसके अंदर नहीं होगी। अंदर थिन है, सॉफ्ट है, इलास्टिक है, इसके अंदर इलास्टिसिटी है, ये स्ट्रेच कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट अबाउट एक्साइन, डिसकंटिन्यूअस होते हैं और ऑर्नामेंटेड पार्ट कहने का क्या मतलब, एक्साइन के अंदर अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग आर्किटेक्चर्स होते हैं एक्साइन के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन होता है, अगर उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें तो काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आता है। हर प्लांट के जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसके अंदर ऑर्नामेंटेशन थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। वहीं अगर दूसरी बात, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि कुछ जगह जो एक्साइन की लेयर थी वो एब्सेंट थी, और जहाँ एब्सेंट थी उसको क्या कहा था, जर्म पोर कहा था, ठीक है। इनर वाले लेयर कंटिन्यूअस होते हैं, नॉन ऑर्नामेंटेड पार्ट होते हैं।
इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनीन, ठीक है, स्पोरोपोलिनीन। और ये किसकी बने होते हैं? पेक्टोसेल्युलोज, पेक्टीन एंड सेल्युलोज। अगले हैं, ये कैसे होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब इसको किसी भी कंडीशन में बहुत रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर से आपको बताया था, यूवी रेडिएशन से रेसिस्टेंट होते हैं, केमिकल से रेसिस्टेंट होते हैं, एंजाइम से रेसिस्टेंट होते हैं। तो इतने रेसिस्टेंसी की वजह से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। फॉसिल्स के अंदर मिलते हैं, ये आपको बताया था। तो हाईली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसी तरह जो इंटाइन है, इंटाइन कैसे होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Fossils of pollen grain always found in their original state because they do not degrade। क्यों ओरिजिनल स्टेट में पाए जाते हैं? किसके? पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स, जो कि डिग्रेड नहीं होते हैं। नहीं डिग्रेड होने का कारण क्या है? अगेन स्पोरोपोलिनीन, स्पोरोपोलिनीन की वजह से डिग्रेड नहीं होते हैं। और मल्टीपल टाइम्स देयर फॉसिल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, और कई बार इनके जो फॉसिल्स हैं उनको ढूंढे गए हैं इस वजह से। द एग्जाइन ऑफ pollen grain also help in searching the natural resources like petroleum and coal in earth crust। अब एग्जाइन जो होती है pollen grain की, फॉसिल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जब साइंटिस्ट इसको क्या करते हैं? ढूंढते हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर जब सर्च करते हैं इसको, तो ढूँढने के बाद जब इस पर स्टडी करी जाती है, डेटिंग करी जाती है, प्लस इसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखा जाता है, ठीक है? तो उससे क्या पता चलता है कि जहाँ ये पॉलन ग्रेन था अर्थ क्रस्ट में, क्या वहाँ कोई नेचुरल रिसोर्स जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, केरोसिन या फिर कोई और ईंधन, ठीक है, जो फ्यूल होते हैं वो प्रेज़ेंट है कि नहीं? तो उसको ढूँढने में काफ़ी मददगार साबित होता है पॉलन ग्रेन का एग्ज़ाइन या फिर खुद पॉलन ग्रेन। अगली क्या स्ट्रक्चर है? जर्म पोर, इम्पॉर्टेंट। अभी पीछे आपको बताया एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज डिसकंटिन्यूअस एट फ्यू प्लेसेस। कुछ जगहों पर एग्जाइन कैसी होती है? डिसकंटिन्यूअस होती है, जैसे एक, दो और तीन, इस तरह से था। तो यहाँ डिसकंटिन्यूअस, यहाँ डिसकंटिन्यूअस और यहाँ डिसकंटिन्यूअस। इसी डिसकंटिन्यूअस स्पेस को या जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? जर्म पोर। वेयर इट इज एबसेंट और प्रेजेंट इन थिन लेयर, सच प्लेसेस आर नोन एज जर्म पोर्स। ऑल राइट। और इसी जर्म पोर से क्या होगा? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन होगा, वहां से क्या निकलेंगे? पॉलन ट्यूब बनेंगे। पॉलन ट्यूब के द्वारा फिर जो गैमिट है पॉलन ग्रेन का, वो क्या करते हैं? मूव करके मेल गैमिट फीमेल गैमिट यानी कि एग के पास जाते हैं, एंड देन दे फर्टिलाइजेस। नेक्स्ट है these germ pores are the places where the germination in pollen grain take place। तो pollen grain में germination इसी germ pore के द्वारा होता है। From the germ pore inner wall, अंदर की जो वॉल होती है इंटाइन की, वो क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन से बाहर आते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलन ट्यूब बनाते हैं, बताया अभी। जैसे ये क्या है? एक्साइन लेयर हो गई, ये मान के चलिए इंटाइन लेयर हो गया। अब इंटाइन लेयर का जो वेजिटेटिव सेल का मेम्ब्रेन है, वो बाहर आके क्या करता है? पॉलन ट्यूब बनाता है। और पॉलन ट्यूब कहाँ बनाता है? स्टिग्मा के द्वारा होते हुए वो पॉलन ट्यूब कहाँ तक पहुँचते हैं? ओवरी तक पहुँचते हैं। और ओवरी तक पहुँचने के बाद वहाँ डायरेक्ट वो एग को कहाँ पहुँचा देते हैं? सॉरी, मेल गैमेट को कहाँ पहुँचा देते हैं? एग के पास पहुँचा देते हैं। तो ये चीज़ें बाद में फिर से पढ़ेंगे। जनरली डाइकोट्स अब इम्पॉर्टेंट है। डाइकोट के अंदर कितने जर्म पोर होते हैं? जनरली 3 जर्म पोर होते हैं, ठीक है? इसको याद रखिएगा। डाइकोट के अंदर टोटल 3 जर्म पोर्स पाए जाते हैं नॉर्मल स्टेट में, ठीक है? जनरली लगभग डाइकोट के अंदर। इसलिए टर्म इसको बोलते हैं ट्राइकॉलपेट। सो द डाइकोट्स आर ट्राइकॉलपेट मीन्स दे हैव 3 germ pores। एंड इन केस ऑफ मोनोकॉट्स दे हैव ओनली 1 germ pores, मतलब कि मोनोकॉलपेट एक germ pore, मोनोकॉट एक से ज़्यादा यानी कि 3 germ pore है, germ pore है वो ट्राइकॉलपेट। अब स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर, ऑर्नामेंटेशन एंड नंबर ऑफ जर्म पोर। सबसे पहली क्या? पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, उसके ऊपर की जो ब्यूटीफुल जो कलाकारी होती है, ऑर्नामेंटेशन, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन खूबसूरत दिखता है। नंबर ऑफ जर्म पोर्स आर आइडेंटिफाइंग फीचर्स इन टेक्सोनॉमिकल स्टडी। जब साइंटिस्ट जो हैं
वो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करते हैं, तो उनमें क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ऑर्नामेंटेशन को देखते हैं, नंबर ऑफ जर्म पोर को देखते हैं, फिर उसके अंदर स्टडी करते हैं कि कौन से क्लासेस के हैं, इनको कहाँ सेपरेट करके रखा जाए। अगर ऐसे ऑर्नामेंटेशन है तो इस ग्रुप के प्लांट के होंगे, अगर ऐसे अगर स्ट्रक्चर और ऑर्नामेंटेशन है, इतने जर्म पोर हैं तो इस ग्रुप में रखा जाएगा, मतलब कि इस स्पीशीज़ के प्लांट के ये जर्म पोर हैं, ठीक है? वो क्लासिफिकेशन करने में मदद करती है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में। अब नेक्स्ट क्या है, पॉलन किट। अब इन चीज़ों को हम लोग अब कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलन किट हो गए, इसके अलावा पॉलन सप्लीमेंट्स हो गए, पॉलन टैबलेट, पॉलन सिरप। इसके अलावा हम लोग देखेंगे फिर पॉलन बैंक क्या होता है, वायबिलिटी क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, नेक्स्ट डे के अंदर, लेक्चर 5 के अंदर। प्लस हम लोग इसकी जो लास्ट टॉपिक है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव होल्ड की लास्ट टॉपिक क्या है, डायसेंस ऑफ एंथर, तो डायसेंस ऑफ एंथर पढ़ेंगे, फिर पॉलिनेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सभी को धन्यवाद। राम राम।